हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नेहा यादव आपकी इंग्लिश की मेंटोर। स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर में। आपका बीए सेकेंड सेम स्टार्ट हो चुका है एंड आप पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पोइट्री यूनिट 1, जिसमें हम पहले पोइट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पोइट्री बेसिकली क्या है, डिराइव्ड हुई है ग्रीक वर्ड पोएसिस से, जिसका मतलब है मेकिंग। ओके, इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर का एक फॉर्म है, एक प्रकार है, जिसमें ये एस्थेटिक और ओपन रिदमिक क्वालिटीज लैंग्वेज की इस्तेमाल करती है। पोइट्री में साउंड करता है, मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स आर कंबाइंड। पोइट्री, या तो हम ऐसा कह सकते हैं, पोइट्री इज इक्वल टू द साउंड्स एंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आर कंबाइंड टू साउंड्स और मीनिंग किसका, वर्ड्स का, ये कंबाइन होता है टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, थॉट्स, विचार को, आइडियाज, अपने थॉट्स को, अपने विचार को, अपने जो नए नए आइडियाज हैं उनको एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। पोइट्री इज एन इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशन। पोइट्री एक काल्पनिक इंटरप्रिटेशन है, एक्सपीरियंस एक्सप्रेस्ड थ्रू मीनिंग। किसी भी चीज़ को आप, किसी भी एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करेंगे पोइट्री के ज़रिए, ये यहाँ पे कहा गया है। थ्रू मीनिंग, साउंड एंड रिदमिक लैंग्वेज। मीनिंग से, उसके अर्थ से, साउंड से, आवाज़ से, रिदमिक लैंग्वेज से, चॉइस इंटेंडिंग टू इवोक एन इमोशनल रिस्पॉन्स। ओके, नेक्स्ट इज लिरिक पोएम। ओके, लिरिक पोएम। लिरिक पोएम, अब हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में फर्स्ट हमें पढ़ना है लिरिक पोएम। लिरिक पोएम क्या होता है? लिरिक पोएम इज अ शॉर्ट पोएम विच हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉन्ग, जिसमें क्या होता है कि सॉन्ग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, इट पर्टेन्स टू अ सिंगल मूड ऑफ फीलिंग एंड इज मोर पर्सनल इन नेचर। इसमें क्या होता है कि एक ही मूड में, एक ही टोन में बात कही गई होती है और बहुत ही ज़्यादा पर्सनल होता है नेचर में, तौर पे उसका जो प्रकृति है। लिरिक पोएम देखा जाए तो शॉर्ट होती है, छोटी होती है, नॉन नरेटिव होती है, जिसमें कि एक अकेला सिंगल स्पीकर प्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ माइंड और एन इमोशनल स्टेट। मतलब इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट है, छोटी है, नॉन नरेटिव है, सेकेंड पॉइंट नॉन नरेटिव, जिसमें कि एक ही सिंगल स्पीकर वो दिखा रहा है स्टेट ऑफ माइंड ऑफ एन इमोशनल स्टेट। किसी भी, जैसे कोई दुख है, शोक है, उसका एक, उसका क्या, एक सिंगल पर्सपेक्टिव से हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा लिरिक पोएम में कि इट एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स इन अ सॉन्ग लाइक वे। पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग्स इन अ सॉन्ग लाइक वे। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि ग्रीफ या फिर लव, दो चीज़ें। ठीक है, लिरिक पोएम वो मतलब बहुत सारे मीटर्स में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में लिखे जा सकते हैं। राइटर ऑफ लिरिक पोएम्स इज कॉल्ड अ लिरिक पोएम। अब जो ये लिरिक पोएम लिखता है उसको बोलते हैं लिरिसिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया, लिरिक पोएम रिटन बाय एमिली डिकिंसन। इनकी बहुत ही फेमस राइटिंग्स है एमिली डिकिंसन, जिसमें से आई फाइट अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन। फ्यूनरल आपको पता है, जो एक गैदरिंग होती है, पब्लिक गैदरिंग, जो किसी व्यक्ति के डेथ के बाद जो फ्यूनरल लोग इकट्ठे होते हैं उसको फ्यूनरल कहा जाता है। इन माई ब्रेन, मेरे दिमाग में।
गो लवली रोज बाय एडमंड वॉलर. गो लवली रोज अगेन एक कॉम्पोजिशन है बाय एडमंड वॉलर. ये फेम्ड एग्जाम्पल है लिरिक लव पोएम का. ओके. सो नेक्स्ट इज सोनेट. सोनेट से आप सभी को कुछ याद आया? सोनेट, ओजीमेंडियाज. ओजीमेंडियाज, आपको याद है ओzymandias आप सबने पढ़ा था लास्ट सेम में, जिसमें एक राजा होता है, उसको अपने अपनी पावर पे बहुत ही ज़्यादा घमंड होता है एंड वो सोचता है कि मैं यहाँ पे मतलब वो पेडेस्टल पे उस पे नीचे लिखा होता है कि मैं राजा हूँ, किंग्स ऑफ किंग्स, एंड मैं यहाँ पे बहुत सालों तक जीवित रहूँगा. लेकिन उसकी जो स्टैचू पूरा मतलब वो पूरी ढह चुकी थी वो. तो उससे हमें मतलब टाइम एंड उसमें लास्ट में हमने ये सीखा था कि टाइम से सब कुछ खत्म हो जाता है. सो वो एक एग्जाम्पल था सोनेट का. तो यहाँ पे देखिए वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड सोनेटो. सोनेटो, इसका क्या मतलब है? लिटिल सॉन्ग या फिर स्मॉल लिरिक. ठीक है. और इन पोइट्री इट यूजुअली हैज़ मतलब 14 लाइन्स का. इसमें जैसे सोनेट के अब टाइप्स होते हैं. पेट्रियार्कन सोनेट हो गया, शेक्सपियरियन सोनेट हो गया, स्पेंसियन सोनेट हो गया, मिल्टोनियन सोनेट हो गया. इसको अगेन हम विभाजित कर देते हैं. अब एग्जाम्पल के तौर पे डेथ बी नॉट प्राउड बाय जॉन डन. Shall I compare thee to a summer's day by William Shakespeare? When I consider how my light is spent by John Milton. जॉन मिल्टन के द्वारा ये कॉम्पोजिशन है. रोमियो जूलियट विलियम शेक्सपियर द्वारा. ओमेरिटो बाय एडमंड स्पेंसर. नेक्स्ट एलिजीज. ये सारे जो ये बोल्ड में है ना, ये सोनेट हो गया, अभी लिरिक हो गया, ये तीसरा हो गया. ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, ये मेन हेडिंग है. एलिजी. एलिजी हमने इंट्रो में भी बताया था आपको कि एलिजी एक मोन मतलब शोक भरी मतलब एक्सप्रेशन होती है राइटर की. इज अ सैड पोएम. दुख भरी सैड पोएम यूजुअली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सॉरो. मतलब वो बेसिकली उसका नेचर ही है कि वो सॉरो को, अपने जो दुख को बताने के लिए. फॉर समवन हु इज डेड. Although a speech at a funeral is a eulogy, you might later compose an eulogy to someone you have loved and lost to the grave. मतलब एक स्पीच है. अ स्पीच, इस एलर्जी को ये भी कह सकते हैं कि एक स्पीच फ्यूनरल पे इज अ यूलॉजी. यू माइट जो उसको कंपोज करेंगे एक एलर्जी में, यूलॉजी से एलर्जी में. ओके. टू समवन यू हैव लव्ड एंड लॉस्ट टू द ग्रेव. द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएम इज टू एक्सप्रेस. इस पोएम की मतलब इसमें क्या, इसका जो पर्पस क्या है कि इसका एक्सप्रेशन फीलिंग्स का ज़्यादा ज़रूरी है मतलब स्टोरी के मतलब बजाय बताने से. यहाँ से आपने क्या समझा? जैसे हमने सोनेट में पढ़ा था यहाँ पे ओजीमेंडियास. उसमें हमने देखा कि एक राजा होता है, वो अपनी तारीफ करता है. तो हमने उसका पूरा एक सीक्वेंस में पढ़ा कि वो राजा था, वो इतने किंग्स मतलब उसने शासन किया ऐसे ऐसे. सो वो एक कोई भी मतलब कोई पोएम है या कुछ, वो एक स्टोरी की फॉर्म में है. तो वो चीज़ इसमें नहीं होगी एलिजी में. एलिजी का मेन पर्पस है कि उसका मतलब मेन पर्पस है कि फीलिंग्स पे बेस्ड है वो, बजाय कि स्टोरी को बताने के बजाय. तो ये एक उसका एक पर्पस है एलिजी का. एन एलिजी पोएम दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन डेथ और लॉस. ये हमने शुरू में इसकी बात की थी. अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा. एग्जाम्पल Alfred Tennyson's In Memoriam is an elegy to a close friend Arthur Henry Hallam and was written over 20 years. Is an example of elegy. Strong Son of God, immortal love, whom we that have not seen thy face, by faith and faith alone, embrace, believing where we cannot prove. Thine are these orbs of light and shade. Thou madest life in man and brute, thou modest death and love. Thy foot is on the skull which thou hast. Okay.
स्ट्रॉन्ग सन ऑफ गॉड इमॉर्टल लव whom we have that हमने उनका फेस नहीं देखा. By faith and faith alone embrace believing where we cannot prove, and is on the skull which thou hast. Strong Son of God, immortal love, whom we that have not seen thy face, by faith and faith alone embrace, believing where we cannot prove. Thine are these hopes of light and shade. Thou madest life in man and brute, thou modest death, and thou, lo, thy food is on the skull which thou hast. कविता ईश्वर के शक्तिशाली पुत्र को श्रद्धांजलि और आह्वान के रूप में शुरू होती है. ओके, क्योंकि मनुष्य ने कभी ईश्वर का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए उसके पास उनके अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है. इसलिए वह केवल विश्वास के माध्यम से ईश्वर तक पहुंच सकता है. कभी सूर्य और चंद्रमा ये गोले या प्रकाश और छाया को ईश्वर को मानते हैं और उन्हें मनुष्य और जानवर दोनों में जीवन और मृत्यु के निर्माता के रूप में स्वीकार करते हैं. मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि उसे क्यों बनाया गया था, इसलिए उसे यह विश्वास करना चाहिए कि उसे केवल मरने के लिए नहीं बनाया गया था. ईश्वर का पुत्र मानव और दिव्य दोनों प्रतीत होता है. मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखता है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि वह ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए खुद को लगा सके. नेक्स्ट इज ओड. अब ओड में क्या है कि मस्ट लाइक एन एलिजी, एलिजी के जैसा ही है, लेकिन ओड एक ट्रिब्यूट है टू इट्स सब्जेक्ट. जैसे ओड टू ए नाइटिंगेल. Although the subject need not be dead or even sentient, an ode is a long lyric poem with a serious subject written in an elevated style. This is a poem of noble feelings expressed with dignity and praises for some. This is a poem of noble feelings expressed with dignity and praises for some persons, objects, events or ideas. It is an elaborate का मतलब क्या है, उस चीज को extend करके. Structured poem praising or glorifying event or individual describing nature intellectually as well as emotionally. So basically क्या है कि ओड एक प्रकार की कविता है जो मिश्र छंद के ढांचे में सामान्यतः ओजपूर्ण स्वर और उच्च शैली की एक सार्वभौम अभिरुचि वाली विषय वस्तु से युक्त संबोधन परक होती है. ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ गया. दिस इज अ पोएम ऑफ नोबल फीलिंग्स. और क्लासिकल ओड में क्या होता है कि 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, स्ट्रॉफ, एंटीस्ट्रॉफ और एपोड. और ये नृत्य एवं संगीत वाद्यों के साथ गाए जाने वाले यूनानी संवेद गीतों में इसका मूल उद्यम निहित है. तो यहाँ तक कुछ बच्चों को फिर भी डाउट होगा, तो मैं उनको अभी फिर से डिटेल में बताती हूँ. इसमें इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. पहली चीज स्ट्रक्चर. ओड्स आर हाईली स्ट्रक्चर्ड, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर होते हैं स्टैंजा से फॉर्म में. और स्टैंजा आप समझते हैं ना, 4 स्टैंजा 6 स्टैंजा that vary by type. A classic ode is made up of 3 parts, the strophe, the antistrophe and the epode. और इसकी टोन क्या होती है कि जो ओड होता है बेसिकली वो फॉर्मल होता है, सेरिमोनियल होता है टोन में. और सब्जेक्ट क्या होता है कि ओड में ये हो सकता है पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, थिंग के बारे में या नेचुरल फिनोमिना. और इसमें इमोशन क्या होता है कि ओड्स का डीप इमोशन और सिंसियर इमोशन होता है. और ओड्स डायरेक्टली एड्रेस होता है सब्जेक्ट को. एंड टाइप्स ऑफ ओड्स में क्या आएगा, पिंडारिक ओड जो पब्लिक पोएम होता है, जो सेलिब्रेट करता है एथलेटिक विक्ट्रीज, जो यूजुअली सेट होता है म्यूजिक पे. होरेशियन ओड, अ फिलोसफिकल कंटेम्परेटिव ओड जो कि क्वार्टरेंस में लिखा जाता है. और सेफाइक ओड जो कि मेड होता है क्वार्टरेंस में, जैसे 3-11 सिलेबल लाइन्स होती है, फाइनल 5 सिलेबल लाइन होती है. सो ओड भी थोड़ा स्ट्रेचेबल टॉपिक है. एंड इसके एग्जाम्पल्स में आप क्या देखेंगे, जैसे भी आपको बताया ओड टू नाइटिंगेल, ऐसे ही एक है ओड टू
दी वेस्ट विंड। ओड टू वेस्ट विंड किसने लिखी है? पीबी शैली, सॉरी। यहाँ पे भी इसमें तो मतलब मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे को ज़्यादा डिफिकल्टी हुई होगी, बस यहाँ पे जैसे ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, अभी तक इरेजर ही सिलेक्टेड है। ठीक है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और ओड है इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिफ्लेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, और डिजेक्शन एक ओड है बाय एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल है विलियम वर्ड्सवर्थ की हिम टू ड्यूरी, कीट्स की अभी हमने से पढ़ा सेम चीज, ओड टू ओड ऑन ग्रीशियन ऑन, ओके, एंड थॉमस ग्रे द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, एंड थॉमस ग्रे का द बार्ड, सेम पोएट है थॉमस ग्रे सेम पर्सन, एक ही व्यक्ति है। अब नेक्स्ट है एपिक। एपिक, इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। एपिक पोएम इज अ लेंदी नरेटिव वर्क ऑफ पोएट्री, एंड एपिक इज अ, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना काव्य, वही चीज। तो एपिक एक लेंदी होती है, लेंदी मीन्स कोई चीज हम जैसे लिखते हैं तो वो मतलब 2-3 पेज का, तो वो लेंथ हो गया, मतलब उसकी काफी लंबी चौड़ी, और नरेटिव वर्क होता है पोइट्री का, एपिक पोएम। ठीक है, एन एपिक इज अ लॉन्ग एंड नरेटिव पोएम दैट नॉर्मली टेल्स अ स्टोरी अबाउट अ हीरो और एन एडवेंचर। ये मतलब क्या बताता है कि किसी भी हीरो या फिर किसी भी एडवेंचर के बारे में, मतलब वो एक स्टोरी फॉर्म में, और टेक्निकली अ टाइप ऑफ नरेटिव पोएम, मतलब सामान्यतः ये टाइप ऑफ नरेटिव पोएम फ्रॉम अ जनरेशन टू जनरेशन। एपिक यूजुअली ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल। एपिक मतलब ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट होता है, लेंथ में भी, टॉपिक में भी, सच एज द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट। ये आपने सबने पढ़ा ही होगा, होप आपने, अब किसी बच्चे ने नहीं भी पढ़ा हो तो आगे सेम में पढ़ लेंगे। पैराडाइज लॉस्ट बहुत ही वंडरफुल क्रिएशन है जॉन मिल्टन की। दे टेंड टू यूज एन एलिवेटेड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज यूज होती है वो एक एलिवेटेड स्टाइल होती है। और इसमें बेसिकली क्या है कि इसके फीचर्स क्या है, एपिक के फीचर्स। हीरो, द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द हीरो हु इज लार्जर देन लाइफ एंड रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑफ द देयर कल्चर। मतलब हीरो उसमें क्या रहेगा कि जो स्टोरी है वो उसके अराउंड रिवॉल्व होगी, जो मतलब और रिप्रेजेंट करेगा बेस्ट ऑफ द कल्चर। मतलब वो उस हीरो को इतना अच्छे से दिखाएंगे कि जैसा लगेगा कि वो ही मतलब सुपर हीरो है। सेटिंग, और सेटिंग उसकी मतलब बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है। सुपरनैचुरल फोर्सेस, द स्टोरी में इन्वॉल्व सुपरनैचुरल और अदर वर्ल्डली फोर्सेस भी होता है उसमें, इसको आप नोट डाउन कर लें। सुपरनैचुरल और एपिक सिमिली, मतलब फार फेस्ट कंपैरिजन बिटवीन, मतलब इसमें क्या होता है कि दो सब्जेक्ट्स के बारे में कंपैरिजन होता है, जो कि हीरो की ब्रेवरी और उसके जो उसका जो हीरो का जो मतलब बेसिकली आपने देखा ना कि हीरो को उसको उसके अराउंड ही स्टोरी रिवॉल्व करती है, और उसको काफ़ी हाईलाइट किया जाता है। और स्टाइल जो होता है पोएम का वो एलिवेटेड होता है, यहाँ हमने देखा ना यूज एन एलिवेटेड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, मतलब वो चीज़ काफ़ी अच्छे से बताई गई है। एंड टाइप ऑफ एपिक्स में हो जाएगा फोल्क एपिक एंड लिटरेरी एपिक। और इसके एग्जाम्पल एपिक्स के इलियड बाय होमर, ओडिसी, वर्जिल्स एनेड, और ओल्ड किंग बेओल्फ, एंड डांटेस डिवाइन कॉड। ये बहुत ही डांटेस की बहुत ही फेमस राइटिंग है, डिवाइन कॉमेडी।
आप सबको समझ में आ गया होगा एपिक पोएम क्या है। जिनको अभी भी डाउट है, देखो एपिक पोएम बेसिकली क्या है कि वो एक लॉन्ग एपिक, देखो बच्चों एपिक पोएम क्या है, एक लॉन्ग स्टोरी है, सिंपल लैंग्वेज में एक लॉन्ग स्टोरी है अबाउट अ हीरो दैट सर्व एज एन ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ कल्चरल और सोशल एंग्जाइटी, अरे सॉरी आइडेंटिटी। मतलब ये मतलब बेसिकली हमने देखा कि ये हीरो के अराउंड रिवॉल्व करती है स्टोरी, और एक मतलब कि किसी भी कंडीशन को एलैबोरेट एलिवेटेड स्टाइल, यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि यूज़ एन एलिवेटेड स्टाइल ऑफ लैंग्वेज, वो चीज़ यूज़ की जाती है। और आप में से कोई बता सकता है कि फादर ऑफ इंग्लिश एपिक पोइट्री कौन है? फादर ऑफ जॉन मिल्टन। ठीक है, ये जॉन मिल्टन है, ये फादर ऑफ इंग्लिश ये पोइट्री है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से, ठीक है, और इसका एक ओरिजिन, और किसी बच्चों को इंटरेस्ट हो तो इनका मतलब एपिक में क्या होता है कि बेसिकली ये एक, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं लैटिन वर्ड, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड, यही तीन होता है। हमने भी इसे पढ़ा, लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है ओरिजिनली। इसका मतलब है स्पाइकस, ठीक है, which itself comes from the ancient Greek adjective epikos deriving from epos, जो कि मतलब एपोस से, इसका मतलब है वर्ड, स्टोरी, पोएम। The word epic throughout the years has adapted to different meanings than that stem far away from its origins. और इसमें फर्स्ट एपिक पोएम कौन सी थी? एपिक ऑफ गिलजामेश, जो ओल्डेस्ट लॉन्ग पोएम है हिस्ट्री में। और टू मेजर टाइप्स ऑफ एपिक पोइट्री है, फोल्क एपिक पोइट्री और लिटरेरी एपिक पोइट्री। और फोक एपिक पोइट्री है जो कि शेयर होती है ऑरल फॉर्म में। लिटरली एपिक पोइट्री इज वो एपिक होती है जो कि पास नहीं होती है डाउन एंड कन्वेड थ्रू ऑरल ट्रेडिशन से। और लिटरली एपिक पोइट्री वाज रिटन। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं बैलेड की तरफ। बैलेड क्या है कि एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, नरेटिव वर्स है, जो कि दैट कैन बी इधर पोइटिक और म्यूजिकल। और इनमें मतलब बताया गया है कि जॉन कीट्स से एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज की आपको कोई कॉम्पोजिशन याद है किसी को? चलिए कोई बात नहीं। इट रिप्रेजेंट्स अ मेलोडियस फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग। इन फैक्ट, और इट रिप्रेजेंट्स मतलब ये सब जैसे बैलेड हो गया, एपिक हो गया, और आपको लिरिक हो गया, थोड़ा सा आपको लगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, मतलब थोड़ा मिलता जुलता है, पर कहीं ना कहीं कोई माइन्यूट डिफरेंस जरूर है। बैलेड क्या है, इसको हम कह सकते हैं इसको हम कह सकते हैं प्रेम विषयक गाथा, पथात्मक गीत तथा कविता, ऐसे कह सकते हैं। और बैलेड की मतलब अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली बैलेड ये एक मतलब नाउन वर्ड हुआ
और मैं मतलब अभी भी किसी को नहीं समझ में आ रहा कि एक पोएम ऐसी जो स्टोरी बताती है एडवेंचर का, रोमांस का, या एक हीरो का, जो सुटेबल है सिंगिंग के लिए, और उसमें मतलब स्टैंजा होते हैं 4 लाइन के, और विद द राइम ऑन दी सेकेंड एंड फोर्थ लाइन। जैसे कि ये लाइन है, ठीक है, 4 लाइन का हो गया स्टैंजा। अब क्या है कि सेकेंड और फोर्थ इन दोनों में राइम स्कीम होगा, ठीक है। अब हम इसको बैलेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक नरेटिव सेट है म्यूजिक के लिए। टेल्स अ स्टोरी एंड ओपन अप अ मिस्टिकल नेचर, अभी मैंने बताया आपको। और इनफैक्ट बैलेट पोएम्स आर फ्रिक्वेंटली संग, जैसे अभी हमने कहा, और दे आर इंटेंडेड टू बी संग। ऐसा होता है कि वह गाने के लिए ही होते हैं। एग्जाम्पल, आई कांट हेल्प फॉलिंग इन लव विद यू बाय एल्विस प्रेस्ले, एंड कैंडल इन द विंड बाय एल्टन जॉन, और मोर देन अ फीलिंग बाय बॉस्टन। द राइम मैंने आपको बताया था ना कि एस टी कॉलरेज, यहाँ पे पूछा ना आपसे कि एस टी कॉलरेज फ्रॉम जॉन कीज टू एस टी कॉलरेज कॉम्पोजिशन बताओ, तो ये यही था राइम ऑफ एंशियंट मैरिना। ये बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन है एस टी कॉलरेज की। ये इनफैक्ट स्कूल्स में भी बुक्स में रहती है, राइम ऑफ एंशियंट मैरिना शॉर्ट में, और इसका लॉन्ग कॉम्पोजिशन अक्सर कॉलेज में पढ़ा जाता है। एंड ब्राइडल बैलेड बाय एडगर एलन पो and the Bride of Birmingham formed by डडले रैंडॉल। ये आपने किसी ने सुना ही होगा, ये तो हमें पढ़ना ही है, और ये सबसे ज़्यादा नोन होंगे। एल्टन जॉन, ये भी कोई बॉस्टन भी सुना ही होगा। एल्विस प्रेस्ले और डुडले रैंडॉल, ये मोस्टली अननोन होंगे। और नेक्स्ट ये क्या है कि इसमें हेडिंग छूट गई है, ओह सॉरी, थोड़ा कर्सर सेलेक्ट करना होगा इसकी। तब से आप रीडिंग करिए। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच बाय अ character in the poem. Okay, so it is a character driven narrative that reveals the character's inner thoughts, motivations and feelings. इसमें क्या है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? पोएम है, इज अ फॉर्म ऑफ स्पीच by character in the poem. It is a character driven narrative that reveals the character's inner thoughts, motivations and feelings. So यहाँ पे आप characteristics देख सकते हैं। The speaker speaks without interruption. The speaker is addressing another character. देखिए बेसिकली क्या है कि नाटकीय एकाकल्प एक प्रकार की कविता है जो एक व्यक्तिगत चरित्र के भाषण के रूप में लिखी जाती है। बाय अ कैरेक्टर इन द फॉर्म, ठीक है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, एक पर्सन, सो मतलब उसके कैरेक्टर के मतलब फॉर्म में हम उसको ड्रामेटिक मोनोलॉग के तौर पे लिखेंगे। एंड इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि पोएम में कैसे है ये हमें जानना है ना। ये पोएम में कैसे होगा? अ पोएम इन विच एन इमेजिन्ड स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट लिसनर, यूजुअली नॉट द रीडर। और इसके मतलब यहाँ पे हमने देखा ना, इट इज अ कैरेक्टर ड्रिवन नैरेटिव दैट रिवील्स द कैरेक्टर्स इनर थॉट्स, मोटिवेशंस एंड फीलिंग्स। और इसके फीचर्स क्या हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग कैन टेक मैनी फॉर्म्स एंड कैन बी फाउंड इन मैनी लिटरेरी जॉनरेस. They are long speeches delivered by a single character with few or no interruptions. They must reveal some element of the speaker's feelings, thoughts or motivations. अब इसमें फादर कौन है ड्रामेटिक मोनोलॉग का? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? द स्पीकर स्पीक्स विदाउट इंटरप्शंस. द स्पीकर इज एड्रेसिंग अनदर कैरेक्टर और द ऑडियंस. The speaker's history and psychological insight are compressed into a single scene.
द सब्जेक्ट मैटर इज ऑफन लेस इंटरेस्टिंग देन वॉट इज रिवील अबाउट द स्पीकर। मतलब एक स्पीकर विदाउट बिना इंटरप्शन के बिना रोक टोक के कहे जा रहा है अपनी बात। स्पीकर एड्रेस कर रहा है दूसरे कैरेक्टर को, दूसरे उसमें कैरेक्टर को और ऑडियंस को, जो मतलब उसको सुन रहे हैं लोग, ऑडियंस उसको कहते हैं। एंड द स्पीकर हिस्ट्री एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट आर कंप्रेस इनटू अ सिंगल सीन। एक ही सीन में लोगों की जो साइकोलॉजी, उनकी जो मनोवैज्ञानिक, उनकी जो भावनात्मक, जो उनकी मनोदशा है, उसको एक ही सीन में दर्शाया जाता है। और जो स्पीकर कहना चाहता है दोनों चीज़ों को। द सब्जेक्ट मैटर इज ऑफन लेस इंटरेस्टिंग देन वॉट इज रिवील अबाउट द स्पीकर। एग्जाम्पल के तौर पर माई लास्ट डचेस बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम्ब एट सेंट प्राइजेस चर्च बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, फ्रा लिपोलिपि बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड एंड्रिया डेल सार्टो बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये दोनों एक सेम पर्सन है, ओके। टू बी और नॉट बी स्पीच फ्रॉम हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। सो इनमें से आप रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही अक्सर नाम सुनेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि वो फादर हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलिजरी। एलिजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिम्बल्स टू कन्वे हिडन मीनिंग इन द पोएम। मतलब किसी भी पोएम में हिडन मीनिंग और मतलब उसको सिम्बल्स यूज करके कन्वे करने के लिए एलिजरी यूज होती है, ठीक है। इट्स ओपन यूज टू मेक कॉम्प्लेक्स आइडियाज, मतलब उसमें जो कॉम्प्लेक्स है, जो कठिन जटिल है, उसको ईजी करने के लिए एलिजरी। यहाँ पे हेडिंग लिख देना, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे भी हेडिंग लिख दीजिएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग। एलिजरी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूजेस सिंबल्स टू कन्वे, ये भी हमने पढ़ लिया। और एन एक्सटेंडेड मेटाफर, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक एक्सटेंडेड मेटाफर है जो कैरेक्टर्स यूज करता है, प्लेसेस यूज करता है और ऑब्जेक्ट्स यूज करता है डीपर मीनिंग के तौर पर, ठीक है। अ नरेटिव दैट यूजेस प्लॉट, सेटिंग और कैरेक्टर टू कन्वे अ मॉरल और लेसन। एक विजुअल और नरेटिव रिप्रेजेंटेशन जो सिंबलिक फिगर्स यूज करता है, एक्शंस यूज करता है, इमेजरी या इवेंट्स, ठीक है। अब बात होती है कि एलिजरी कैसे पोएम में यूज होती है। सो एलिजरी ओपन यूज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन आपको पता है ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम उसको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे हमने अक्सर देखा ना, दो फैन, वो फैन ऐसे मानो देख रहा था जैसे वो बातें कर रहा है। तो मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब आप उसमें उसको मतलब इस तरह से बताते कि वो जैसे कोई इंसान है, उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, टू रिप्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड मतलब उसको कॉन्सेप्ट्स के लिए, ओके। स्टिल मुझे कोई बच्चों को लगता है कि उनको अभी भी डाउट होगा एलिजरी पे। तो एलिजरी को आपको पता है ना कि हिंदी में उसको बोलते हैं, यहाँ सही से नहीं, रूपक, ठीक है। एलिजरी को हम कहते हैं रूपक, दृष्टांत, ये हम कह सकते हैं उसको। तो एलिजरी वो एक रिलीजियस भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, मॉरल नैतिक भी हो सकता है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक भी हो सकता है उसकी प्रकृति में, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं। एलिजरी सिंपल, आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट नरेटिव को प्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, अब ये ध्यान से सुनिएगा। साहित्य में एलिजरी या रूपक का मतलब है किसी कहानी में कथानक, चरित्र या सेटिंग का इस्तेमाल किसी संदेश के लिए करना। इस संदेश में कोई बड़ा नैतिक या सबक होता है या वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर टिप्पणी की जाती है। एलिजरी का कुछ उदाहरण, एडमंड स्पेंसर की जैसे एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन, वो भी एलिजरी का एग्जाम्पल है। और जॉन बॉयन की द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ओके, द हॉन्टेड पैलेस बाय एडगर एलन पो, द राइम ऑफ द एंशियंट मैन बाय एस टी कॉलरिज।
सो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स होंगे एलेजरिक पोएम्स के हिंदी में, ठीक है। सो फिर मतलब ये एक मतलब लिखने की एक मतलब अभी हमने आपको बताया कि एलिजरी एक वर्क है जो कन्वे करता है मतलब बेसिकली एक प्रतीकात्मक जो पात्र हैं और घटनाओं हैं उनके उपयोग के माध्यम से एक छिपे हुए अर्थ को व्यक्त करता है और आमतौर पर नैतिक अध्यापक आध्यात्मिक या राजनीतिक, जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर ये बाय एस.टी. कॉलरिज में बाय एस.टी. कॉलरिज ये एक एंशियंट वो है एलिजरिक है। देखिए इसमें मेन ये होगा कि सिंबल्स को यूज़ करती है अपने हिडन मीनिंग को कन्वे करने के लिए। यहाँ पे तो मुझे 90% श्योरिटी है, 90% 99% श्योरिटी है कि बच्चों को इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। एंड इसे लिरिक है थोड़ा मतलब सिमिलैरिटी भी होगी क्योंकि सब हम इंग्लिश का एक पार्ट पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, तो वो एक वैरायटी है। जैसे एक ही घर में दो भाइयों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती है, कुछ चीज़ें अलग होती है, वैसे ही ये फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में कुछ चीज़ें कॉमन ही लगेगी और कंफ्यूजिंग तो लगेगी ही। सो उसमें आप डोंट वरी ऑन, इसमें हम लोग आगे इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे पोएम्स तो उसमें और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है जिसमें आपको BA सेकेंड सेम में साथ ही बैच से ज्वाइन करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।